हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास फिर हूं। हमारी कोशिश आपके मंजिल। अब ये वक्त बताएगा कि आप हमारे वीडियोस को कितना सीरियसली लेते हैं या वीडियोस हमारे कितने बेनिफिट आपको पहुंचाते हैं। ये तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। मैं तो खुदा से दुआ करता हूं कि भाई छोटा सा प्रयास जो हमारा है वो आपको कुछ बेनिफिट पहुंचा पाए। खैर, हम अपने टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। 4 प्रकार की बात हुई थी। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, 2 हमने और आपको बताए थे, सूडो स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, तो हम उसी को प्रोसीड करें। सर, सिंपल एपिथेलियम के बारे में जो हमने आपसे कहा था, 2 बातें कही थी। सिंगल लेयर यानी एक लेयर की होनी चाहिए, सिर्फ एक लेयर की। दूसरा पॉइंट कहा था कि यूजुअली इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ हॉलो कैविटीज। जो हमारी कैविटीज हैं, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल हो, डक्ट पार्ट हो, ट्यूब पार्ट हो, कहीं भी आप देखें, तो यूजुअली यू विल गेट द सिंपल एपिथेलियम। अब बात आई, सर सिंपल एपिथेलियम को हम क्लासिफाई कैसे करें? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल्स। जो सिंपल एपिथेलियम में हमारी सेल्स पाई जा रही हैं, भाई एक ही लेयर तो है, उन सेल का शेप कैसा है, इस आधार पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। तो हमारे पास 4 प्रकार फिर से। पहला नाम है सिंपल स्क्वैमस, दूसरा नाम है सिंपल क्यूबॉइडल, तीसरा नाम है सिंपल कॉलमनर और चौथा नाम है सिंपल सिलिएटेड। बहुत आसान नाम है। जैसे हमने बोला स्क्वैमस, तो जाहिर है उसकी जो सेल्स होती होंगी वो स्क्वैमस होती होंगी। बोला सिंपल कॉलमनर, तो कॉलम लंबी लंबी। क्यूबॉइडल बोला तो क्यूब लाइक ब्रिक, और सिलिएटेड बोला तो सीलिया। तो सर एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आ रहा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो शब्द सिंपल का मतलब तो तुरंत समझ में आता, भाई सिंगल लेयर की बात आप कर रहे हो। लेकिन दूसरा शब्द है स्क्वैमस। स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट। अब आप फ्लैट नहीं समझ पा रहे हो तो घर में टाइल लगी होगी, तो उसी टाइल को आप समझ लें। जैसे आप फ्लोर पे टाइल बिछाते हो, टाइल बहुत मोटी नहीं होती, ये इतनी मोटी नहीं होती, पतली सी होती, जितने मेरा इसकी किनारा है इससे भी पतली होती है। तो ऐसे टाइल एक के बाद एक ऐसे जैसे लगी रहती है, तो दैट लुक्स द फ्लैट। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सेल्स हैं दे आर फ्लैट, जस्ट लाइक टाइल्स। इसी वजह से सिंपल एपिथेलियम का एक नाम और देते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि टाइल्स की तरह अरेंज है, एकदम इंटरलॉक्ड। तीसरा एक नाम और है। एक्चुअली जहां भी आप सिंपल एपिथेलियम पढ़ोगे तो उसका जो बेस है, बेस मेम्ब्रेन, एकदम स्ट्रेट नहीं होता, दैट गिव द वेव लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे लहर बनी हुई होती है, लाइक दिस। तो तीसरा शब्द है टैसिलेटेड एपिथेलियम। अब आप सोचिए, जब हम पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं और टैसिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं तो सिंपल शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप इंतजार करते रहो यार, सिंपल तो बोला ही नहीं। जो सिंपल स्क्वैमस है उसी का नाम पेवमेंट है क्योंकि फ्लैट, उसी का नाम टैसिलेटेड है क्योंकि वो वेव लाइक है। तो इन्हीं शब्दों को आपको समझना चाहिए। अगर ये शब्द आपके समझ में आए लगे ना कि पेवमेंट क्यों कह रहे हैं या टैसिलेटेड क्यों कह रहे हैं, तो चीजें याद रहेंगी। अब सर दूसरा पॉइंट आता है कि पाई कहां जाती है, क्योंकि पतली सी एपिथेलियम है, क्योंकि एक तो सिंगल लेयर, दूसरा वो भी पतली सी है। तो इनका जो बेसिक फंक्शन है वो एक्सचेंज है।
भाई अगर जैसे हमने वो पेपर लिया था ना सिंपल में लाइक दिस, ऐसे एक लेयर की बना रखी, उस एक लेयर में भी हमने जो सेल्स बनाई एकदम चपटी चपटी बनाई है, तो जाहिर है उसकी थिकनेस आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी पतली होगी। इसलिए दे इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। डिफ्यूजन, जहां चीजों का आदान प्रदान करना होगा उस जगह ये बड़ी आसानी से पाई जाती है। अगर ये इसका लॉजिक ध्यान रखें कि कहां पाई जानी चाहिए तो आप कोरिलेट कर पाओगे ऐसी जरूरत कहां है। तो ऐसी जरूरत सबसे ज्यादा आपको पहले मिलेगी एल्वेलाई में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लंग एल्वेलाई इज द सिंपल स्क्वैमस। रीजन भी जाने, क्योंकि वहां तो गैसेस एक्सचेंज दिन भर 24 घंटे करना है। दूसरा ब्लड कैपिलरीज, वहां भी एक्सचेंज होना है। तो लंग एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं सिर्फ दो ही जगह पाई जाती है। थिंक अबाउट द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। मैं सिर्फ कैपिलरीज की बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स ऑल्सो। जब आर्टरीज और वेन्स यानी इन जनरल ब्लड वेसल्स पढ़ते हैं तो 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। जो इंटीमा है सबसे अंदर वाली लेयर है एंड दैट इज ऑफ सिंपल स्क्वैमस। तो बात हमारी पूरी हो गई। सिंपल स्क्वैमस जो एपिथेलियम है एंड दैट इज ए सिंगल लेयर एंड द सेल्स आर फ्लैट लाइक टाइल्स known as an pavement epithelium. The basement membrane gives the wave-like structure. That term is the tessellated epithelium. चूंकि ये बहुत पतली है तो they involve in the exchange of material यानी diffusion. Usually they are found in the lung alveoli, blood capillaries, blood vessels और आपकी किताब में एक एग्जाम्पल और दिया है, एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। हालांकि एयर सैक वर्ड का इस्तेमाल हम बर्ड्स में करते हैं, हमारे यहां नहीं होता। हमारे यहां लंग एल्वेलाई है। तो उन एयर सैक्स जो बर्ड्स में आप पढ़ते हैं, एक फ्लाइट एडॉप्टेशन है फॉर बेटर वेंटिलेशन टू द लंग्स, क्योंकि बर्ड्स में एल्वेलाई नहीं पाए जाते। वहां ट्रैकिया और ब्रोंकाई एंड पैराब्रोंकाई पाया जाता है लंग्स के अंदर, वहां गैसेज एक्सचेंज होता है। तो चूंकि बर्ड्स की एनाटॉमी आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन फिर भी लंग्स ऑफ बर्ड्स के साथ एयर सैक्स पढ़ते हैं। तो एयर सैक्स ऑफ द बर्ड्स में गैसेज एक्सचेंज नहीं होता है। तो वो कंफ्यूजन आपको किताब कर सकती है जहां लिखा है दैट इज एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। तो उस जगह पे उनका प्रयोजन है लंग्स में जहां एक्सचेंज होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्वेलाई। एयर सैक्स में ये एपिथेलियम पाई जरूर जाती बट नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज। तो ये रही हमारी पहली एपिथेलियम, दैट इज सिंपल स्क्वैमस। दूसरा नाम आता है सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यों? क्यूब जैसा। क्यूब कैसे समझें? क्यूब आप ब्रिक को समझें। ईंट लेकर आइए, ईंटा जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन लिया, सिंगल लेयर रखना है तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर ईंटा रख दिए तो ईंटे की थिकनेस टाइल से कई गुना ज्यादा होती है और क्यूब जैसा दिखाई देगा। इससे नाम देते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। अब ये कहां पाई जाती हैं? भाई स्क्वैमस की बात तो आपने कर ली कि भाई जहां आदान प्रदान करना हो, चीजों की अदला बदली करनी हो, लेन देन करना हो, उस जगह होना चाहिए। लेकिन क्यूबॉइडल कहां पाई जाएगी? क्यूबॉइडल यूजुअली इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। देखो भैया, एपिथेलियम में बार बार कह रहा हूं कोई नियम नहीं है कि जहां कह दो सिक्रीशन होगा तो हर जगह क्यूबॉइडल लगाए पड़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जगह पे इनका सिक्रीशन रोल है और कई जगह पे इनका एब्जॉर्प्शन रोल है। तो अब कोशिश करते हैं समझने की कहां पर कैसा रोल होता होगा। जैसे सिंपल स्क्वैमस में आपने कहा डिफ्यूजन, एक्सचेंज, वैसे इनका काम है बेसिकली सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इन दोनों में भी कभी प्रेफर करना हो तो प्रेफरेंस गोज टू सिक्रीशन। हालांकि किताब में कुछ ऐसा नहीं लिखा होता है, वहां तो स्पष्ट लिखा है इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर एक चीज कोई प्रेफर करनी है क्यूबॉइडल के लिए तो आंसर इज सिक्रीशन। खैर, पाया कहां जाता है? कई जगह पाया जाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसा है
जो आपको जरूर मिलता है ऑन में, दैट इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब ट्यूबुलर पार्ट की बात किसे करें? आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। किताब में तो यही लिखा है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अरे पूरा नेफ्रॉन ही ट्यूबुलर पार्ट है, चाहे वो आप लूप ऑफ एनले देखो, पीसीटी देखो, डीसीटी देखो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या डक्ट देखो। तो उस जगह जहां उन्होंने लिखा है ट्यूबुलर पार्ट, इसका मतलब है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर पार्ट। तो इस जगह पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, पीसीटी एंड डीसीटी। इसमें भी बात सुनिए, जो पीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उन क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो फ्री सरफेस, जैसे यही मान लीजिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ऊपर का सरफेस फ्री है, तो यहां पे ढेर सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। पर्पस जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तकरीबन 20 गुना सरफेस एरिया बढ़ जाता है सिर्फ इसी माइक्रोविलाई की वजह से, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन। आप जानते हैं पीसीटी वो पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का जहां मैक्सिमम और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, तकरीबन 70 से 80% जो एब्जॉर्प्शन है, एंड दैट अकर्स इन द पीसीटी। तो कुदरत ने वैसा ही मॉडिफिकेशन उनको दिया। तो देखिए यहां पर फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन आ गया। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि उन दोनों में अगर कोई प्रेफर करना होगा तो प्रेफरेंस गोज टू सिक्रीशन। दूसरा भी एग्जाम्पल है डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स। अब ग्लैंड का पार्ट तो सिक्रीशन होता है, लेकिन जो डक्ट पार्ट होता है उससे सिक्रीशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पर सिंपल क्यूबॉइडल ही दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कोई नियम नहीं है कि आप कोई प्रिंसिपल बता दो कि भैया ये वाली एपिथेलियम यहां होनी चाहिए। तो मैंने एक जनरलाइज्ड बात की है कि कंपाउंड जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये उस जगह पाई जाती है जहां सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होती है। दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स एंड द ट्यूबुलर कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। मैं फिर याद दिला दूं, किताब में सिर्फ लिखा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मैंने कॉन्वोल्यूटेड बोला। इसी पीसीटी में हमने कहा माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सरफेस एरिया में इजाफा हो जाता है ताकि बेहतर एब्जॉर्प्शन हो सके, 20 गुना इजाफा होता है। ये जो माइक्रोविलाई यहां पर बनाए हैं, तो दैट अपीयर्स, इतने ज्यादा माइक्रोविलाई होते हैं दैट अपीयर्स एज अ ब्रश। जैसे पेंट आप करते हो ना सर, सैकड़ों रेशे होते हैं, तो वैसे रेशे जैसे निकले रहते हैं, इसलिए नया नाम देते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि पीसीटी की एपिथेलियम क्या है। माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, 20 गुना सरफेस एरिया बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, एंड नोन एज अ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अभी जुड़े रहिए, आगे मैं इसी से कुछ और बात करूंगा। तो ये रही हमारी दूसरी एपिथेलियम। अब तीसरा नाम आता है सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। अब कॉलम का मतलब ये लंबे लंबे ट्यूब। अरे कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं कि जो सिंपल स्क्वैमस था वो टाइल जैसा, जब हमने ब्रिक रख दिया, ईंटा रख दिया, तो क्यूबॉइडल, और ईंटे को खड़ा कर दो आप ऐसे, भाई ईंटे को ऐसे रख रहे थे तो क्यूबॉइडल, और ईंटे को खड़ा कर दो तो कॉलुमनर। तो कॉलुमनर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो इसमें एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं, दे आर टॉल, लंबी लंबी होती है, स्लेंडर। तो आप अंदाजा लगाइए, है एक ही लेयर, लेकिन स्क्वैमस सबसे पतली हो रही है, क्यूबॉइडल उससे मोटी हो रही है, और जो कॉलुमनर है वो उससे भी ज्यादा मोटी हो रही है। तो जो टॉल यानी लंबी लंबी ऐसी सेल्स पाई जाती हैं, इस तरह से खड़ी रहती हैं, इनका न्यूक्लियस हमेशा बेस पर होता है। टेक्स्ट बुक में डायग्राम बना है, आप देख लें, क्योंकि जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें डायग्राम सामान्यतः दिखा नहीं पा रहा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द कॉलुमनर एपिथेलियम। अब बात आई कि भैया इनका फंक्शन बता दो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका भी फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन से ही ताल्लुक रखता है।
तो मैंने बेसिक फंक्शन की बात की थी कि अगर आप सिंपल क्यूबॉइडल देखोगे या सिंपल कॉलुमनर देखोगे, दोनों का बेसिक फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। लेकिन वहां पे हमने कहा था क्यूबॉइडल में बेसिकली प्रेफर करिएगा सिक्रीशन को और कॉलुमनर में बेसिकली प्रेफर करिएगा एब्जॉर्प्शन को। ये हमारी तरफ से है, किताब में नहीं कुछ ऐसी बातें की गई। अब तीसरी बात आती, भैया ये है कहां पर जिससे हम कोरिलेट कर पाए? तो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कोरिलेट करिए। एब्जॉर्प्शन चाहिए आपको, एलिमेंट्री कैनाल में जो एब्जॉर्प्शन है वहां पर। तो क्यूबॉइडल और कॉलुमनर का फंक्शन इन जनरल एक है, लेकिन कहीं पर क्यूबॉइडल है और कहीं पर एब्जॉर्प्शन है, यानी कॉलुमनर है। तो जो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है, इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और मजे की बात सुनिए, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन पे ध्यान रखें, ये बात जो बोल रहा हूं स्टमक पे लागू नहीं हो रही है, वहां तो सिर्फ बोला जाएगा सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। लेकिन अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे आए, जो सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम है, उसका जो फ्री सरफेस है, इट अगेन फॉर्म द माइक्रोविलाई। तो आपने इससे पहले माइक्रोविलाई पढ़ा पीसीटी में, लेकिन वहां क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविलाई पढ़ा रहे हैं वो कॉलुमनर एपिथेलियम है। लेकिन पर्पस दोनों का सिर्फ एक, एंड जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सर माइक्रोविलाई ने वहां भी 20 गुना सरफेस एरिया बढ़ाया था, यहां भी 20 गुना सरफेस एरिया बढ़ा रही है। वहां भी पर्पस एब्जॉर्प्शन था, यहां भी पर्पस एब्जॉर्प्शन है। लेकिन कुदरत का इवोल्यूशन देखिए सर, पीसीटी में वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कॉलुमनर एपिथेलियम है। सर दोनों जगह ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है ये कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फाउंड इन पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक एग्जाम में सवाल दिया गया कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज फाउंड इन, ऑप्शन दिया गया पीसीटी, दूसरा ऑप्शन इंटेस्टाइन और तीसरा ऑप्शन बोथ। तो अगर हम रटे रहते हैं तो आंसर आता है बोथ, जबकि बोथ गलत है। इस जगह पे आंसर पीसीटी होगा सिर्फ, क्योंकि पूरी इंटेस्टाइन मैंने नहीं कहा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। हाँ, यही मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिया होता तो बोथ होता आंसर। यही ब्यूटी है सर कॉन्सेप्ट की। अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी गलतियां होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। तो मैंने ये नहीं कहा इंटेस्टाइन में तो है सिंपल कॉलुमनर, लेकिन जो माइक्रोविलाई का जिक्र कर रहे हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का जिक्र कर रहे हैं, वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो 3 एपिथेलियम हो गए, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलुमनर। चौथा नाम आता है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। बहुत आसान है भाई, सिलिया पाए जाएंगे। तो एक खास बात समझिए, जो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम है, सिलिया किसी सेल में ही तो पाए जाएंगे। तो दे आर ईदर क्यूबॉइडल और कॉलुमनर, बट नेवर बी स्क्वैमस। यानी जहां सिलिया पाया जाएगा उस जगह हमारी एपिथेलियल सेल्स कभी भी स्क्वैमस नहीं हो सकती। वो या तो क्यूबॉइडल होगी या कॉलुमनर होगी। इन दोनों में भी कभी प्रेफर करना हो आपको कि जो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल है या कॉलुमनर है, तो मोस्ट ऑफ द सिंपल सिलिएटेड आर कॉलुमनर एपिथेलियम। मैं फिर कह रहा हूं सर, नियम वगैरह नहीं है, यही तो इस टॉपिक के साथ पेच है जहां आप डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सिंपल सिलिएटेड जो हैं वो क्यूबॉइडल या कॉलुमनर होंगी, स्क्वैमस नहीं होंगी। और क्यूबॉइडल और कॉलुमनर में भी प्रेफर करना हो तो आप प्रेफर करेंगे कॉलुमनर, क्योंकि ज्यादातर जो सिंपल सिलिएटेड हैं वो कॉलुमनर हैं। अब बात आई कि सर ये पाई कहां जाती है और काम क्या है? बस सीलिया है तो एक ही काम भैया, खिसकाओ। कोई भी चीज जो वहां पर होगी इसको ढकेलना। तो ऐसी आवश्यकता जहां होती हो। एंड थिंक अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, इस जगह पर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, कॉलुमनर सिलिएटेड। हालांकि वहां पे हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर सिलिएटेड, क्योंकि
जो कॉलुमनर हैं, बड़ी बड़ी सेल, उनमें तो सीलिया पाया जाता है। जो नॉन सिलेटेड है बीच में, वो छोटी छोटे सेल्स हैं जिनके म्यूकस निकलता है, तो वो डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगा, और जो सीलिया पाए जा रहे हैं वो उसे खिसका के आगे ढकेल देंगे। तो ये सीलिया का फायदा हुआ, क्योंकि म्यूकस ने उसे डस्ट पार्टिकल को चिपका तो लिया, लेकिन जो वहां पर सिलेटेड सेल्स पाई जा रही हैं, कॉलुमनर सिलेटेड सेल्स, तो वो लगातार अपवर्ड दिशा में मूव करती हैं। इससे म्यूकस जो होता है वो हमेशा अपवर्ड दिशा में चलता है। इससे फायदा, जो डस्ट पार्टिकल है वो अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाता है। इस वजह से म्यूकस आपके फेरिंग्स की तरफ आ जाता है, उसे आप या तो स्पिट कर दीजिए या फिर आप डाइजेस्टिव ट्रैक में ले लीजिए, जिसे हम एनस के रास्ते निकाल देते हैं। इसी सिलियरी एक्शन को हम कहते हैं एस्केलेटर एक्शन ऑफ सीलिया। ये सीलिया का एस्केलेटर एक्शन, एस्केलेटर देखा है, मॉल वगैरह में कभी देखा होगा, एयरपोर्ट पे देखा होगा, वो आपको ऊपर चढ़ाता जाता है। सिंपली आप एक जगह खड़े हो जाते हैं और वो ढकेल के ऊपर पहुंचा देता है। द सेम इज हियर। तो ये लॉजिक है वहां पे सीलिया के पाए जाने का। तो ईश्वर ने सिर्फ सिलेटेड नहीं दिया, वहां स्यूडो स्ट्रेटिफाइड किया, क्योंकि म्यूकस भी चाहिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें, जो सिगरेट स्मोक है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। उनमें कई केमिकल सीलियोटॉक्सिक होते हैं, वो सीलिया को डैमेज कर देते हैं। तो जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं, एक्टिव या पैसिव, भाई जो सिगरेट पीता है वो एक्टिव स्मोकर, और जो किसी को पीते हुए देखता है कि भैया कैसे पी रहे हैं, तो वो पैसिव स्मोकर, मजा तो उसे भी मिल रहा है ना। खैर, तो जो सिगरेट स्मोक आपके नाक के रास्ते अंदर जाता है, तो दैट इज सीलियोटॉक्सिक, वो सीलिया को डैमेज कर देता है। तो अगर सीलिया डैमेज हो गया तो आपका जो म्यूकस है वो चिपकाएगा तो डस्ट पार्टिकल को, लेकिन उसे ऊपर निकाल नहीं पाएंगे। तो म्यूकस इसी ट्रैकिया ब्रोंकाई वाले हिस्से में जमा रहेगा, जिससे जो रास्ता होगा वो सकरा होता चला जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत शुरू होगी, एंड दैट विल इनिशिएट द ब्रोंकाइटिस। यही शुरुआत होती है। इसलिए उनको हमेशा ऐसा लगता है यहां पे कुछ बलगम यानी म्यूकस फंसा हुआ है, दे ट्राई टू इजेक्ट आउट। खैर, तो हमारा लोकेशन क्लियर हो गया कि जो सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाएगी दैट इज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से आगे बढ़ते हैं तो सर सीलिया गायब हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोंक्यूल की तरफ हम चलते हैं जब हैं तो वहां से ऊपर की तरफ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ सीलिया पाए जाते हैं, उसके बाद सीलिया नीचे के ट्रैक में गायब हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, हम अपने यहाँ फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। वहां पर भी सिंपल कॉलुमनर सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है, एंड दैट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ गैमीट। स्पर्म का ऊपर चढ़ना है, ओवा का नीचे आना है, जाइगोट का नीचे जाना है, दैट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ गैमीट। तो इस तरह से आपने देखा जो हमारे पास 4 प्रकार की जो सिंपल एपिथेलियम पाई जाती है उनके स्ट्रक्चर डिफरेंस है, लेकिन जो मॉडिफिकेशन है वो जरूरत के मुताबिक हुआ, यही इवोल्यूशन है। हम बने तो एक सेल से हैं, लेकिन वो सेल कैसे डिफरेंशिएट हुई अपनी जरूरत के मुताबिक, और इसी तरह से हमारे डिफरेंट टिश्यूज या डिफरेंट मॉडिफिकेशन शरीर में होते गए। सर ये है ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स की। आपने किताब में 3-4 चीजें अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। वहां एयर सैक का इस्तेमाल हुआ है, हमने उसे बताया एल्वेलाई। वहां पे लिखा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प इन सिक्रीशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, लेकिन अगर प्रेफर करना हो तो आप एनसीईआरटी से नहीं ट्रेस कर पाओगे, एंड दैट इज सिक्रीशन। सिंपल कॉलुमनर में भी लिखा है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेकिन यहां पे अगर प्रेफर करना हो तो एब्जॉर्प्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी टॉपिक आपको अलग से नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक अपनी एनसीईआरटी से टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके दाएं बाएं जो चीजें समझने वाली हैं, वहीं समझते जाइए, ताकि जब भी सवाल बढ़िया सा फ्रेम होगा, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होके गुजरेगा, तो आप आसानी से उसे धर दबोचेंगे। और जो बच्चा एक लाइन से पढ़ रहा है, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन ढूंढ रहा है, तो कई सवाल कर लेगा लेकिन कई सवाल नहीं कर पाएगा। Yes, stay connected with us.